Motion in a straight line. We see a number of things moving around us. Humans, animals, vehicles can be seen moving on land. Fish, frogs and other aquatic animals move in water. Birds and aeroplane move in air. Though we do not feel it, the earth on which we live also revolves around the sun as well as its own axis. It is therefore quite apparent that we live in a world that is very much in constant motion. Therefore, to understand the physical world around us, the study of motion is essential. Motion can be in a straight line, 1D, in a plane, 2D, or in space, 3D. If the motion of the object is only in one direction, it is said to be the motion in a straight line. For example, motion of a car on a straight road, motion of a train on straight rails, motion of a freely falling body, motion of a lift, and motion of an athlete running on a straight track, etc. In this lesson, you will learn about motion in a straight line. In the following lesson, you will study the laws of motion, motion in plane, and other types of motion. You will also learn the concept of differentiation and integration. So, what are the objectives of this lesson? After this lesson, you will be able to understand the difference between distance and displacement, speed and velocity. Scalar क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये डिफरेंसेस आप लोगों ने 9th-10th क्लासेस में पढ़े थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के. एक्सप्लेन द टर्म इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. टर्म आ रही है एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. फिर टाइम वेलोसिटी, टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझना ग्राफ के थ्रू. इक्वेशन ऑफ मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर न्यूमेरिकल सेंस से रिलेटेड, और कंसेप्ट आ जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का. ये थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए आपको फिजिक्स करते हुए. अगर आपके पास मैथ्स है तो दिक्कत नहीं है, कि बायोलॉजी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन प्रॉब्लम जो होती है ना एक्चुअली में माइंड में होती है. अगर आप करने वाले बंदे हो ना तो आपको नहीं आएंगे. आप सब्जेक्ट को किस तरह से लेते हो, बर्डन समझते हो या एंजॉय करते हो, डिपेंड करता है. अगर आप इसे एंजॉय करते हो तो आप अपने एफर्ट्स डालोगे. अगर आप एंजॉय नहीं करते हो, बर्डन समझते हो, तो फिर क्या होगा, टालने वाला काम होता है. लगता है पेपर में जाता है वो पढ़ा दें, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कम पढ़े, काम हो जाएगा. लेकिन ऐसे होता नहीं है. 25 पेजेस हैं इस लेसन के यहाँ पर, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का इनपुट दोगे ना तो टॉपिक जो होता है कवर अप होगा. बिना टाइम दिए कोई काम नहीं होता. और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जब ये पढ़ते हैं तो बेसिक प्रॉब्लम जहाँ पर आपकी लैंग्वेज पे कमांड जहाँ जरूरी होती है और सब्जेक्ट पढ़ते हुए, यहाँ पे आपको पुराना कंसेप्ट भी याद होना चाहिए. Let's see. Speed and velocity. We know that the total length of the path covered by a body is the distance traveled by it. Actually जो path हम cover करते हैं वो तो distance हुआ, लेकिन अगर हम सिर्फ डिफरेंस लेते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन का तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और एंड हैज अ सर्टेन डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इंक्लूडेड होगी. Thus, the displacement is a vector quantity, distance scalar quantity है. You might have also learned that the rate of change of distance with time is called speed, but the rate of change of displacement is known as velocity. वही स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस है यहाँ पर. Unlike speed, velocity is a vector quantity. इसलिए change of displacement, rate of change of displacement, क्योंकि वो भी वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी. फॉर 1D मोशन द डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द वेक्टर इज टेकन केयर ऑफ बाय पुटिंग प्लस एंड माइनस साइन, एंड वी डू नॉट हैव टू यूज वेक्टर नोटेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. अब वेलोसिटी जो है वो आपकी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है,
अगर आप घूमते फिरते वापस से वहीं हो गए तो जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो वो कभी जीरो नहीं होगी। We do not have to use vector. Unlike speed, velocity is a vector quantity. For 1D motion, the directional aspects of the vector is taken care by putting plus and minus sign. And we do not have to use vector notation for displacement, velocity and acceleration for motion in one dimension. Average velocity. So average velocity of an object is defined as the displacement per unit time. When an object travels at certain distance with different velocities, its motion is specified by its average velocity. Let x1 and x2 be its positions at instants t1 and t2 respectively. Then mathematically we can express average velocity as v average equal to displacement upon time taken, x2 minus x1, t2 minus t1, del x upon del t. Here x2 minus x1 specifies or signifies change in position denoted by delta x, and t2 minus t1 is the corresponding change in time denoted by del t. Here the bar over the symbol for velocity is a standard notation used to indicate the average quantity. Average velocity can be represented as VAB also. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. Average speed equal to total distance traveled, total time taken. If the motion is in the same direction along a straight line, the average speed is the same as the magnitude of the average velocity. However, this is always not the case. Following examples will help you in understanding the difference between average speed and average velocity. Example 2.1, the position of an object moving along the x-axis is defined as x equal to 20t square, where t is the time measured in seconds and position is expressed in meters. Calculate the average velocity of the object over the time travel from 3 seconds to 4 seconds. Here distance is given as x equal to 20 into t square. X and t are measured in meters and seconds, means the constant of proportionality 20 has dimension m as meter per second square. We know that the average velocity is given by the relation v average equal to x2 minus x1, t2 minus t1. At t1 equal to 3s is x1 is 20 into 3 के स्क्वायर लेंगे तो 180 मीटर, एंड सिमिलरली t2 for 4 सेकेंड 320 मीटर. So average velocity is 140 meter upon 1 second equal 140 meter per second. A person run on a 300 meter circular track and come back to the state point in 200 second. Calculate the average speed and average velocity. So average velocity तो यहाँ पर आपकी जो है जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चले थे वहीं से पे आ गए, और स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमें निकालना है तो ये गिवन ही है आपको 300 मीटर का सर्कुलर ट्रैक था और 200 सेकेंड टाइम लगा, तो ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे वेलोसिटी तो जीरो हो ही गई. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी. तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दोनों जो है स्केलर क्वांटिटी है. एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जहां से चले थे वहीं पहुंचे,
तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी. Relative velocity, when we say that a bullock cart is moving at 10 km per hour to south, it means that the cart travels a distance of 10 km in 1 hour in southward direction from its starting position. Thus, it is implied that the referred velocity is with respect to some reference point. In fact, the velocity of a body is always specified with respect to some other body. Since all bodies are in motion, we can say that every velocity is relative in nature. The relative velocity of an object with respect to another object is the rate at which it changes its position related to the object upon point taken as reference. For example, if VA and VB are the velocities of the two objects along a straight line, the relative velocity of B with respect to A will be VB minus VA. The rate of change of the relative position of an object with respect to the other object is known as the relative velocity of that object with respect to the other. Importance of relative velocity. The position and hence velocity of a body is specified in relation with some other body. If the reference body is at rest, the motion of the body can be described easily. You will learn the equations of kinematics in this lesson. But what happens if the reference body is also moving? Such a motion is seen to be of the two-body system by a stationary observer. However, it can be simplified by invoking the concept of relative motion. Let the initial position of two bodies A and B be xa0 and xb0 if body A moves along positive x direction with velocity Va and body B moving with velocity Vb, then the position of points A and B after t seconds will be given by xa equal to at t time xc when time was 0 and bat xbt equal to xb0 plus vbt. Relative separation of B and A will be xba with respect B with respect to A, xb minus xa, xb minus xa at 0, vb minus va at t position t time, xba plus vbat, where vb minus va is called the relative velocity of B with respect to A. Thus, by applying the concept of relative velocity, a two-body problem can be reduced to a single-body problem. A train is moving on a straight track or railway line from north to south with the speed of 60 km per hour. Another train B is moving from south to north with the speed of 70 km per hour. What is the velocity of B relative to the train A? So south to north, considering the direction taken as positive, so B is 70 km plus per hour, and velocity of B taken as negative 60 km per hour. Vb minus Va is 70 subtract minus 60, 130 km per hour. So relative velocity of one train with respect to the other is equal to the sum of their respective velocity. That is why a train moving in a direction opposite to that of the direction in which you are traveling appears to be traveling very fast. But if the other train were moving in the same direction as your train, it would appear to be very slow. Acceleration. While traveling in a bus or a car, you might have noticed that sometimes it's speed up and sometimes it slows down. Thus, that is the velocity changes with time, just as the velocity is defined as the time rate of change of displacement. Acceleration is defined as time rate of change of velocity. Acceleration again is a vector quantity. Unit is meter per second square. SI unit is key. In one dimension, there is no need to use vector notation for acceleration as explained in the case of velocity. So, average acceleration of an object is given by
फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करिए इनिशियल वेलोसिटी को एंड टोटल टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी dv upon dt. In one-dimensional motion, when the acceleration is in the same direction as the motion or velocity, normally taken to be in the positive direction, the acceleration is positive, but the acceleration may be in the opposite direction of the motion also. Then the acceleration is taken as negative and is often called deceleration or retardation. So we can say that an increase in the rate of change of velocity is known as acceleration, while the decrease in the rate of change of velocity is retardation. Example 2.4. The velocity of a car moving towards the east increases from 0 to 12 meters per second in 3 seconds. Its average acceleration is 4 meters per second square. Position time graph. If you roll a ball on the ground, you will notice that at different times the ball is found at different position. The different position and corresponding times can be plotted on a graph, giving us a certain curve. Such a curve is known as position time curve. Generally, the time is represented along x-axis, whereas the position of the body is represented along with y-axis. Position time graph for a body at rest at a distance of 20 meters from the origin. तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस यहाँ पे टाइम एक्सिस है और बॉडी रेस्ट पे है. पोजीशन 20 मीटर है ऑल द टाइम क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है. यहाँ पे जब भी ग्राफ्स आएंगे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपको क्या क्वांटिटीज गिवन है अकॉर्डिंगली, अदरवाइज मिस्टेक्स हो सकती है इंटरप्रिटेशंस में. पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अब टाइम 1 था, 2 था, 3, 4, 5 सेकेंड में पोजीशन 10, 20, 30, 40, 50 मीटर हो गई. इसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है आया है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस से इस तरह से टिल्टेड है, स्लांटेड है. इसमें motion in which the velocity of the moving object is constant is known as uniform motion. क्योंकि constant है यहाँ पर तो motion जो है वो uniform है. तो position time graph पे लाइन तो अभी भी straight आई है, लेकिन ये time axis पे inclined है. तो uniform motion कब होगा? जब कोई भी moving object इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे. नॉन यूनिफॉर्म में जो है डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं. तो ऐसा मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और ये एक कर्व देगा आपको. इंटरप्रिटेशन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. तो स्ट्रेट आया था पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो बॉडी जो थी रेस्ट पे थी. स्ट्रेट लाइन था, अगर इंक्लाइंड था टाइम एक्सिस पे तो मोशन यूनिफॉर्म था. और अगर एक कंटिन्यूस कर्व आया मतलब कंटिन्यूसली चेंजिंग वेलोसिटी थी. वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टाइम average velocity of the object in motion. For determining the slope, we choose two widely separated points, says A and B, on the straight line and form a triangle by drawing parallel to the y-axis and x-axis. Then the average velocity is BC upon AC. Figure 2.2. ये यहाँ पर ये डेल एक्स हो गया, ये डेल टी हो गया और डेल एक्स अपॉन डेल टी आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. और जितना ज्यादा वैल्यू इसकी होगी उतनी ही ज्यादा जो है एवरेज वेलोसिटी होगी. तो स्लोप जो है वो एक तरीके से जो है एंगल स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट हो गया टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल विद दैट द स्ट्रेट लाइन मीट्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये राइट एंगल ट्राइंगल था. साइन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है आपका टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट ऑफ द लाइन जो है वो ही तो आपकी वेलोसिटी बन रही है यहाँ पर। Example, the position time graph of two bodies A and B are shown in figure 2.4. Which of these has greater velocity? तो जितनी ज्यादा ये आपकी y एक्सिस की तरफ जो होगी जाती हुई दिखेगी या x एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर होगी उसकी उतनी ज्यादा जो है वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्लोप ज्यादा हो गया और स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा आएगी। Instantaneous velocity, a body having uniform motion along a straight line has the same velocity at every start, but in the case of non-uniform motion ये कर्व लाइन आती है तो स्लोप और दी एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो वेरी करता है। यहाँ पर टाइम इंटरवल अगर हम कोई भी लेंगे तो अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको निकालनी है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। यहाँ पे डेल टी जो हम लेंगे बहुत छोटी वैल्यू लेंगे, तो लिमिट अगर टेंड्स कर रही है बहुत स्मॉलर जीरो की तरफ, तो जो लाइन टेंजेंट ऑफ टू द कर्व एट दैट पॉइंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज होंगे वो सेम रहेंगी। अब यहाँ पर देखो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म हो गया है ना, और यहाँ पे ये डेसिलरेट कर रहा है। और अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास में जो है डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो 0 to 5 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड जो है 0.8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। 5 to 10 ये वाला हिस्सा इस समय 1.6 मीटर पर सेकेंड आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आया है। और 12 to 12 पे ये 0 मीटर हो गया अपन 5 तो ये 0 आ गया। 15 to 70 पे डिस्टेंस ट्रेवल 12 मीटर है, 4.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्पीड अलग अलग आई है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड था और इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो आपका डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2, इसका स्लोप जो है यहाँ पे दोनों बॉडी मिली होंगे और इसकी वेलोसिटी जो है इससे ज्यादा है। ये पहले चला फिर धीरे चल रहा है, ये बाद में चला लेकिन जल्दी चल रहा है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट उसमें करते हैं।